जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर दोस्तों ये जो पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान जो खान सर का चमचमाती हुई बुक दिखाई दे रही है, यही वो बुक है जो आपको सपनों को साकार कर सकती है, जो आप जो सोचे होंगे उसको पूरा कर सकती है। यही जो बुक है जो आपको कंधे पर स्टार लगा सकती है। यही वो बुक है जिसके द्वारा अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। जो माँ बाप आपके सपना देख रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। यही वो बुक है जो आपको गरीबी से अमीरी की तरफ, मतलब कुछ अच्छे परिवार की तरफ आपको अग्रसर करने वाली है। मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद आपका नौकरी होना फिक्स है। ठीक है, तो इस बुक का जबरदस्त डिस्कशन कराया जा रहा है। फिजिक्स का सीरीज चल रहा है। फिजिक्स का ये लास्ट वीडियो है। पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखेंगे, बीच में छोड़कर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने सारे इसमें बात किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, वो सारा का सारा परफेक्ट होगा, एग्जाम में पूछा हुआ होगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आने वाले जो आगामी एग्जाम है, बिहार एसएससी हो गया, उसके बाद जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, दरोगा जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, जितने सारी एग्जामें हैं यहाँ से क्वेश्चन टकराने वाली है। खास बात यह है कि इस पॉकेट जो जीके है, यहाँ से दरोगा एग्जाम जो हुआ था, दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली आए हुए थे। तो आपको इस बुक को पूरी डिटेल्स में एनालिसिस कराया जा रहा है, डिस्कस कराया जा रहा है, तो पूरा आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, सब जगह, टेलीग्राम पर, सब जगह इसको फैला दीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर खान सर के बुक का डिस्कशन हो रहा है पूरे यूट्यूब पर पहली बार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि आज का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन के साथ इससे जितने सारे रिलेटेड है, इस टॉपिक को कवर करा के इस फिजिक्स को ख़त्म किया जाएगा। तो नाभिकीय विखंडन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय विखंडन को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है नाभिक का बिखर जाना। नाभिक का बिखर जाना, जैसे आदमी कैसे टूटकर बिखर जाता है, तो उसी तरह से नाभिक भी टूटकर क्या हो जाता है? बिखर जाता है। नाभिक का टूटकर बिखर जाना नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। मतलब नाभिक के टूटकर बिखर जाना नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अब किताबी भाषा में कैसे है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत, मतलब हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं। मतलब हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। हल्के नाभिकों में टूट जाता है। हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो जब हल्के नाभिक जो है, जब भारी नाभिक जो है टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बिखर जाता है, उसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। मतलब दिल का चकनाचूर हो जाना, टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। ठीक है, मतलब नाभिकीय विखंडन जब बड़े परमाणु टूट करके दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकों का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। आई होप नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब इसमें देखिए, भारी तत्वों के विखंडन की खोज 1938 में हुआ था। क्या हुआ था? मतलब नाभिकीय विखंडन का खोज कब हुआ था? 1938। 1938। तो नाभिकीय विखंडन का खोज कब हुआ? 1938 में। कब हुआ? 1938 में। 1938 में। 1938 में। उसके बाद किसने किया था? ऑटो हन ने। किसने किया? ऑटो हन। किसने किया? ऑटो हन। और इसका फ्रेंड था स्ट्रॉसमैन। कौन था? स्ट्रॉसमैन। तो ऑटो हन ने स्ट्रॉसमैन के साथ मिल करके नाभिकीय विखंडन का खोज कब किया? 1938 में। 1938 में। तो नाभिकीय विखंडन 1938। नाभिकीय विखंडन 1938 खोज किसने किया? ऑटो हन ने। किसके साथ मिल करके? तो स्ट्रॉसमैन के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉसमैन के साथ। अब इसमें दिया हुआ है यूरेनियम 235 के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार करने पर यूरेनियम, बेरियम तथा क्रिप्टन में टूट जाता है। कह रहा है कि यूरेनियम जो 235 है, क्या है? 235। 235 235 क्या है? द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या।
जो खोपड़िया पर चढ़ा रहता है मौड़ी, मौड़ी का मतलब टोपी, शादी उदी होता है ना तो मौड़ी पहनाया जाता है, टोपी पहनाया जाता है। तो जिस जो नंबर लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है खोपड़ी पर, तो मतलब मौड़ी चढ़ा हुआ है, ये जो चढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। तो यूरेनियम 235 के नाभिक पर अगर एक न्यूट्रॉन डालते हैं, जैसे ही एक न्यूट्रॉन से अटैक कराते हैं तो क्या निकलता है? उसे धधक 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 क्या निकलता है? यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टन, ये सारी चीजें निकलती है। कौन कौन सी? यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन जो में टूट जाता है। तो यूरेनियम 235 पर एक यूरेनियम चला करके मारे, मतलब एक वो न्यूट्रॉन चला करके मारे, जैसे ही एक न्यूट्रॉन चला करके मारे वहां से निकलने लगा यूरेनियम, वहां से निकलेगा क्रिप्टन, वहां से निकलेगा बेरियम। क्या निकलेगा? बेरियम। तो ये था नाभिक पर अटैक कराना। क्या करना? नाभिक पर अटैक करके उसको बिखार देना। क्या करना? बिखेर देना। इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत के आधार पर यूरेनियम 235 का विखंडन होने पर अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या करती है? सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कैसे? सबसे अधिक मात्रा में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूरेनियम 235 पर अगर एक न्यूट्रॉन का बौछार कराए तो वहां से बेरिलियम, क्रिप्टन निकलता है और 3 गो न्यूट्रॉन भी निकलता है। क्या गो? 3 गो। उसके साथ ऊर्जा जो निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां से निकलती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन का बौछार कराए, एक न्यूट्रॉन का अटैक कराए तो वहां से कितनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है? तो क्या मारेंगे? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, यूरेनियम 235 के नाभिक या विखंडन होने पर विभिन्न समस्थानिकों के साथ 3 न्यूट्रॉन वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा जो निकल रही है इसको क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। मतलब नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का बमबारी कराने से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखिए, यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन के परिणाम स्वरूप 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। 0.214 एम द्रव्यमान क्षति के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। मतलब बहुत कम मात्रा में द्रव्यमान क्षति करके बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। कहाँ से? यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराने पर। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय ऊर्जा कितनी होती है। कितना होता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय विखंडन का खोज किसने किया? ऑटो हन। किसके साथ मिलकर? स्ट्रैट्समैन के साथ मिलकर के। किसके साथ? स्ट्रैट्समैन के साथ मिलकर के। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला अभिक्रिया मतलब चेन रिएक्शन। कैसा है? चेन रिएक्शन। कैसा? चेन रिएक्शन। श्रृंखला मतलब होता है चेन, मतलब एक सीरीज से जुड़ करके दूसरा सीरीज इस तरह से जो जुड़ा होता है एक दूसरे से। कौड़ी जो देखे होंगे ना, कौड़ी, उसी को बोलते हैं। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं श्रृंखला, मतलब सीरीज। श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में देखिए कि जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करके यूरेनियम के नाभिक का विखंडन करते हैं तो 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। यहाँ पे देखिए कितना नए इलेक्ट्रॉन है? 3 गो नया न्यूट्रॉन निकल रहा है। जैसे बमबारी कराए वहां से 3 गो नया न्यूट्रॉन निकल के आ गया। नया कैसा? नया न्यूट्रॉन निकल के आ गया। ठीक है, जो कि अन्य 3 परमाणुओं के विखंडन करते हैं, जिसमें पुनः प्रत्येक से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, जो पुनः दूसरे परमाणुओं को 9 परमाणुओं का विखंडन करते हैं। इस प्रकार श्रृंखला चलायमान रहती है जब तक कि परमाणु विखंडन न हो। श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो जो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि जब
यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन चला करके मारे तो वहां से निकल के आया 3 गो। कितना निकल के आया? 3 गो। अब वो तीनों घूम घूम के बमबारी करते रहेगा, तीनों विस्फोट करते रहेगा कि निकल के खोजेगा कि हमको कौन मारा। जहां जाके मारेगा कि कौन मारा, वहां से फिर 3 गो निकलेगा, फिर वो 3 जाके खोजेगा कि कौन हमको मारा, फिर वहां से 3 गो निकलेगा। मतलब जैसे जैसे 3 गो निकला फिर 3 गो मारा, फिर 3 गो निकला 3 गो मारा। मतलब इसी तरह से क्या होगा? उत्सर्जन होने लगता है। क्या होता है? उत्सर्जन होने लगता है। तो 3 गो गैप में जो उत्सर्जन हो रहा है उसी को बोलेंगे चेन। चेन मतलब श्रृंखला। कैसा? श्रृंखला। चेन मतलब श्रृंखला अभिक्रिया, सीरीज रिएक्शन, चेन रिएक्शन इसको बोलेंगे। इतना समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब जब एक बार विखंडन प्रारंभ हो जाता है तो प्रारंभ हुई श्रृंखला अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि यह विस्फोटक स्थिति धारण कर लेती है, क्योंकि विखंडित होने वाले परमाणुओं की संख्या गुणोत्तर मतलब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 के क्रम में बढ़ती है। इसी अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रचंड विस्फोट हो जाती है। प्रचंड विस्फोट हो जाती है। विस्फोट होती है तो परमाणु बम क्या है? इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। अनियंत्रित जो प्रक्रिया होती है, अनियंत्रित जो सीरीज रिएक्शन होता है, यही होता है। अनियंत्रित मतलब कंट्रोल नहीं होता है। एक बार रिएक्शन मारे, जैसे मारे वो 3 गो लेके आया, तीनों निकल के खोज रहा है कि कौन मारा, फिर वो 3 को 9 गो लाएगा, फिर 9 निकल के खोजेगा, 9 ले आएगा 27 गो के, 27 को निकल के खोजेगा, 81 को निकलेगा। मतलब इतना भारी मात्रा में न्यूट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, उसका कंट्रोल संभव नहीं है। तो कंट्रोल संभव नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल, मतलब अनियंत्रित। क्या? अनियंत्रित। जो दारू पी लेता है वो कंट्रोल में आता है क्या? नहीं आता है। तो सीरीज रिएक्शन भी क्या है? कंट्रोल में नहीं आता है। कंट्रोल में नहीं आता है। तो जब कंट्रोल में नहीं आएगा तो उसी को बोलेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो जो परमाणु जो बम बनाए जाते हैं, जो पाकिस्तान जो बोलता है कि हम परमाणु बम मार देंगे, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर परमाणु बम काम करता है। परमाणु बम काम करता है किस पर? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। तो याद रखेंगे परमाणु बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में अगर पूछता है तो। नेक्स्ट देखिए, अब है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या है? नियंत्रित। तो नियंत्रित को ध्यान से देखेंगे। यदि श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान एक परमाणु विखंडन से मुक्त 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रास्ते में ही रोक लिया जाता है तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित हो जाती है और क्रमशः एक परमाणु को विखंडित होता है। इस तरह ऊर्जा का विमुक्तिकरण धीरे से व अधिक समय तक होता है। इस प्रकार प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों या विद्युत निर्माण इत्यादि में कर सकते हैं। नियंत्रित अभिक्रिया परमाणु भट्टी में संपन्न होती है। प्रथम परमाणु भट्टी एनर्की फर्मी ने सन 1942 में बनाया था। कहने का मतलब है नियंत्रित जो रिएक्शन होता है, क्या है? नियंत्रित मतलब कंट्रोल रिएक्शन। कंट्रोल रिएक्शन क्या होता है? जैसे यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन मारे, क्या किए? एक न्यूट्रॉन मारे तो वहां से निकल के आया 3, वहां से निकल के आया 3, लेकिन 3 में हो गया खेला। क्या हो गया? तीनों में खेला हो गया कि जैसे 3 को निकल के आया, एगो पकड़ लिया, एगो जो है उसमें तेज होता है, एगो दोनों को पकड़ लेता है, रास्ते में पकड़ लेगा। सुन 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 सुन, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कहेगा हमको मारा कौन? तो सुन सुन सुन, मारा कौन? हम लोग चल साथ में खोजते हैं। क्या करते हैं? साथ में खोजते हैं। मतलब एगो जो है तेज का, वो दोनों भोतका को पकड़ लेता है। तो भोतका को जैसे पकड़ लिया तो दूगरा क्या हुआ? कंट्रोल हो गया। जैसे दूगरा कंट्रोल होगा, अब एक हुने गोरा ना कोनो खोजेगा, एक हुने को खोजेगा। तो मतलब एक के को जा रहा है 3 को ले आ रहा है, एक के को जा रहा है 3 को ले आ रहा है, मतलब 2 गोरा को रोक ले रहा है, 2 गोरा को रोक ले रहा है। जब 2 को रोक लिया, एक के गोरा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मैटर कंट्रोल हो गया। मैटर कंट्रोल हो गया। जैसे कंट्रोल हो गया हो जाएगा कंट्रोल रिएक्शन। कैसा? कंट्रोल रिएक्शन। कंट्रोल रिएक्शन में जो होती है, इसका यूज करके लंबे समय तक परमाणु का उत्सर्जन किया जाता है। लंबे समय तक
तो आपको भी पता होना चाहिए कि लंबे समय तक उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा की मात्रा बहुत लंबे समय तक मिलेगी और चीज़ें जो कम खर्च होगी। तो इसी के सिद्धांत पर परमाणु भट्ठी बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? परमाणु भट्ठी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पर बनाया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पर परमाणु भट्ठी बनाया जाता है। इसको सबसे पहले किसने बनाया? तो 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में एनर्की फर्मी ने। किसने बनाया? फर्मी ने। तो परमाणु भट्ठी का आविष्कार किसने किया? फर्मी ने। परमाणु भट्ठी का फर्मी ने। कब बनाया? 1942 में। कब बनाया? 1942 में। आई होप जो आपका रिएक्शन था नियंत्रित और अनियंत्रित और नाभिकीय विखंडन वाली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। परमाणु भट्ठी नियंत्रित, जो परमाणु जो बम होता है वो अनियंत्रित, परमाणु बम अनियंत्रित। इतने समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक देखिए, नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। मतलब दोनों गोरा मिल के एक जगह चिपक जाता है। जैसे जैसे छोटका छोटका मिलेगा बड़का बन जाएगा, छोटका छोटका मिलेगा बड़का बन जाएगा, मतलब एक जगह जुड़ जाता है, मतलब संलयन। जुड़ने को क्या बोलते हैं? संलयन। जुड़ने को क्या बोलते हैं? संलयन। और बिखरने को विखंडन, बिछड़ने को विखंडन, बिछड़ने को विखंडन और जुड़ने को संलयन, जुड़ने को संलयन। मतलब दो को छोटका मतलब छोटिया छोटिया जुड़ के क्या बना लिया? संलयन किया। संलयन के लिए तो हो गया नाभिकीय संलयन। क्या हुआ? नाभिकीय संलयन। इसी अभिक्रिया में कुछ द्रव्यमान क्षति होती है। क्या होती है? कुछ द्रव्यमान का क्षति हो जाता है, जैसे विखंडन, और उसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मतलब नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से भी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा किसमें निकलती है? तो नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है, इतनी मात्रा में प्रकाश धधकती हुई निकलती है, उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके किस चीज में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। हीलियम में, किसमें? हीलियम में। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम में बनता है, मतलब क्या हुआ? संलयन। तो सूर्य और तारा में जो ऊर्जा होती है संचित रहती है, और किसके आधार पर संचित रहती है? तो नाभिकीय संलयन। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन की क्रिया अति उच्च ताप व अति उच्च दाब पर संपन्न होती है। मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर दे रहा है 10 के पावर 8 केल्विन, 10 के पावर 8 केल्विन, और दाब होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों ड्यूरेनियम और टाइटेनियम का उच्च ताप यानी 10 के पावर 8 केल्विन व उच्च दाब पर संलयन कराई जाती है, तो दोनों संयुक्त होकर क्या बनाती है? हीलियम बनाती है। क्या बनाती है? हीलियम। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक को, जैसे कौन सा समस्थानिक है? तो एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोनों को समस्थानिक जो अति उच्च ताप पर और अति उच्च दाब पर ये दोनों को संलयन कराते हैं, तो क्या निकलता है? हीलियम। कैसा? हीलियम नाभिक बनता है। इसमें एक न्यूट्रॉन लगभग 17 जो है 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित करती है। कितना? 176। कितना है? 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित करती है। 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो न्यूट्रॉन है इसमें लगभग 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा उत्सर्जित करती है। 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इस जो अभिक्रिया में द्रव्यमान में हुई कमी
वह विमुक्त द्रव्यमान में हुई कमी व विमुक्त ऊर्जा की गणना हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता मतलब E बराबर mc² से करते हैं। किससे करते हैं? E बराबर mc² से। अब रिएक्शन से समझेंगे। इसमें जो रिएक्शन है कि जो एक हाइड्रोजन है, मतलब ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, जब उच्च ताप और उच्च दाब पर इस रिएक्शन कराएंगे तो हीलियम में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 2He4 हीलियम में बदल जाएगा और एक न्यूट्रॉन नया बाहर निकलेगा जिसे 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बम का जो निर्माण होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम को इसी सिद्धांत पर काम किया था, इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हाइड्रोजन बम के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन बम आखिर होता क्या है। इस बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर। इस बम का आविष्कार अमेरिकी जो वैज्ञानिक द्वारा 1952 ईस्वी, कब? 1952 ईस्वी में किया गया था। यह जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर काम करती है। कहाँ पर? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर काम करती है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु बम की तुलना में यह बम 1000 गुना प्रभावशाली होता है, मतलब उससे भी ताकतवर होता है हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा में। कितना? कम नहीं, 1000 गुना, 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। कौन? हाइड्रोजन बम परमाणु बम से, परमाणु बम से। नेक्स्ट देखिए, इस बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम के संलयन से ऊर्जा निकलती है। तो आपको पता है हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के 4 परमाणु के संलयन से हीलियम का 1 परमाणु बनता है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 4। हीलियम का कितना परमाणु? 1। 4 को हाइड्रोजन मिल के 1 को हीलियम बनाता है। यहीं पर आरंभिक द्रव्यमान तथा अंतिम द्रव्यमान में अंतर होता है जो प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निर्माण करती है। मतलब प्रारंभिक द्रव्यमान और अंतिम द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान से अंतिम द्रव्यमान कम हो जाता है। यह द्रव्यमान खर्चा होता है ऊर्जा को निकालने में। किसमें? ऊर्जा को निकालने में। जैसे आप खाना खाते हैं तो 1 घंटा के बाद आपका खाना पच जाता है। तो पचता क्यों है? कुछ ना कुछ आप करते हैं, काम वगैरह करते हैं, शरीर में इंटरनल बॉडी में काम होते रहता है, जिससे क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा, आपको ऊर्जा मिलते रहता है, ऊर्जा मिलते रहता है। तो इसमें क्या होती है? द्रव्यमान की क्षति होती है। क्या होती है? द्रव्यमान की क्षति होती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ द्रव्यमान ऊर्जा निकालने में व्यस्त हो जाता है, ऊर्जा निकालने में व्यस्त हो जाता है, मतलब खर्चा हो जाती है। तो उसी को, उससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब देखिए विखंडनीय उर्वर पदार्थ, मतलब विखंडनीय पदार्थ आखिर है क्या? विखंडनीय पदार्थ है क्या? तो देख लीजिए, विखंडनीय पदार्थ एवं उर्वर पदार्थ। विखंडनीय पदार्थ जो होती है मतलब फिसिल मटेरियल, ऐसे नाभिकीय पदार्थ जो बहुत आसानी से न्यूट्रॉनों के साथ क्रिया करते हैं। मतलब जो पदार्थ इजी वे में न्यूट्रॉन से दोस्ती करते हैं, आसानी से न्यूट्रॉन से जो पदार्थ दोस्ती करते हैं उसको बोलते हैं विखंडनीय पदार्थ। विखंडनीय पदार्थ, जो पदार्थ न्यूट्रॉन से आसानी से दोस्ती कर लेता है उसी को बोलते हैं विखंडनीय पदार्थ। उदाहरण के लिए यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों क्या है? बहुत ही अच्छा विखंडनीय पदार्थ है। एक है उर्वर पदार्थ, मतलब फर्टाइल मटेरियल, ऐसे नाभिकीय पदार्थ जिनकी न्यूट्रॉन के साथ आसानी से क्रिया नहीं होती है। ऐसे नाभिकीय पदार्थ जिसका न्यूट्रॉन के साथ आसानी से क्रिया नहीं होती है लेकिन न्यूट्रॉनों से क्रिया करके ये पदार्थ विखंडनीय पदार्थ में बदल जाते हैं, उर्वर पदार्थ कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन के साथ क्रिया नहीं करती है। क्या है कि जो उर्वर पदार्थ है उससे न्यूट्रॉन को घिरना है। क्या है? न्यूट्रॉन को घिरना है, मतलब उससे उसका नहीं पटता है। जब नहीं पटता है तो क्या करता है उर्वर पदार्थ?
पैरवी लेकर के जाता है न्यूट्रॉन के पास। तो पैरवी लेकर के जाता है किसी थर्ड पार्टी का, कोई दूसरा आदमी उसको पैरवी लेकर जाता है, पैरवी कर लेता है, तो पैरवी करने के बाद न्यूट्रॉन मान जाता है। अब मानने के बाद इसका काम बन जाता है, मतलब न्यूट्रॉन के साथ वो क्रिया करने लगता है। तो उसी को बोलते हैं उर्वर पदार्थ। क्या बोलते हैं? उर्वर पदार्थ। क्या बोलते हैं? उर्वर पदार्थ। जैसे यूरेनियम 238 जो है, 238 एक न्यूट्रॉन से मिलेगा तो प्लूटोनियम निकालेगा। क्या निकालेगा? प्लूटोनियम 239 बनाएगा। थोरियम 232 जो है, यह एक न्यूट्रॉन से मिलेगा तो वो यूरेनियम 233 बनाएगा। तो कोई भी पदार्थ विखंडनीय होने पर नाभिकीय रूप से उपयोगी हो जाता है। कोई भी पदार्थ विखंडनीय होगा तो नाभिकीय रूप से न्यूक्लियर फॉर्म में क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है। भारत में संसार का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार उपस्थित है। संसार में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ पे है? तो भारत में। कहाँ पे है? भारत में। संसार में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ पे है? भारत में। लेकिन यह अनुपयोगी है क्योंकि यह विखंडनीय पदार्थ नहीं है, मतलब इसका शोधन करना होगा, इनरिचमेंट करना होगा। इसीलिए जब तक इसे नहीं बनाया जाता है तब तक इसे संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब विखंडनीय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई भी पदार्थ विखंडनीय होने पर नाभिकीय रूप से उपयोगी हो जाते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? तो वह परमाणु भट्ठी जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब कंट्रोल चेन रिएक्शन, वह परमाणु भट्ठी जिसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टर। कंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है ना? यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन चला के मारे तो 3 गो निकला, जिसमें एक गोरा दूसरा को कंट्रोल कर लिया, दूसरा को पकड़ लिया, उसी को बोलते हैं कंट्रोल रिएक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टर। मतलब रिएक्टर में परमाणु जो होती है, परमाणु भट्ठी होता है जिसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिएक्टर। क्या बोलेंगे? रिएक्टर। वह नाभिकीय तकनीकी के शांतिपूर्ण उपयोग को संभव बनाती है, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वो काम को करती है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र होता है जिसके द्वारा नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रित करके मुक्त हुई ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु ऊर्जा गृह का मुख्य अवयव है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, परमाणु ऊर्जा जो घर बनाया जा रहा है उसका कौन सा है? सबसे अच्छा अवयव कौन है? नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर है। अब इसके बारे में नोट को ध्यान से रखेंगे, स्टार मार्क लगा के याद रखेंगे कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया 2 दिसंबर 1942 ईस्वी में अमेरिका में संपन्न की गई थी। तो सबसे पहली नाभिकीय अभिक्रिया 2 दिसंबर 1942 को कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। इस क्रिया में प्रमुख योगदान इटली के मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी का था। किसका था? फर्मी का था। किसका था? फर्मी का था। नाभिकीय विखंडन द्वारा विमोचित ऊर्जा पानी गर्म करने में उपयुक्त होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं। परमाणु भट्ठी में पानी गर्म करते हैं। इससे उत्पन्न भाप द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है। तो पानी को गर्म करते हैं जिससे पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है। इसी भाप से क्या चलता है? टरबाइन को नचाया जाता है, चलाया जाता है। अंततः विद्युत उत्पन्न की जाती है। वे स्थान जहां पे यह क्रिया संपन्न होती है, इस प्रकार के विमोचित ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित की जाती है, नाभिकीय रिएक्टर कहलाते हैं। मतलब नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु पर बमबारी करा के उससे ऊर्जा निकाला जाता है। जैसे ऊर्जा निकला उसका यूज कर देते हैं पानी गर्म करने में। पानी जैसे गर्म हुआ बदलेगा भाप, भाप जैसे निकलेगा उसे चलेगा टरबाइन। टरबाइन जहाँ पे चलता है वहां से निकलेगा क्या? विद्युत ऊर्जा। टरबाइन चला के क्या निकला? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आपका घर चकमका जाता है। एसी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, हीटर चला लेते हैं, सारी चीजों को चला लेते हैं। जैसे ये काम संपन्न हो गया तो जौना घर में संपन्न होगा उस घरवा को बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होती है, जबकि भारत का पहला रिएक्टर भाभा जी के द्वारा 1956 ईस्वी में यूएसए के सहयोग से ट्राम्बे में लगाया गया था। तो पहला जो परमाणु रिएक्टर जो है भारत में कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई के ट्राम्बे में। मुंबई में
मुंबई के ट्राम्बे में। किसके सहयोग से? यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सहयोग से 1956 में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुसंधान रिएक्टर मतलब रिसर्च रिएक्टर आखिर होता क्या है? तो ऐसे रिएक्टर जिसे अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए निर्मित किया जाता है उसे अनुसंधान रिएक्टर कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऊर्जा उत्पादित नहीं करना, बल्कि नाभिकीय तकनीक के कुशलता एवं व्यापकता के प्रति अनुसंधान करना। जैसे नाभिकीय तकनीक का उपयोग करके मानव कल्याण में कैसे किया जा सके, नाभिकीय अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जा सकते, इसे शून्य रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, भारत में अनुसंधान रिएक्टर की शुरुआत अप्सरा रिएक्टर की स्थापना से हुई। तो अनुसंधान रिएक्टर के रूप में किस रिएक्टर की स्थापना हुआ? तो अप्सरा। कौन सा? अप्सरा। तो भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। वर्तमान में यह बार्क के साथ अंतर्गत कार्य करता है। किसके साथ? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में कार्य करता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टर आखिर होता क्या है, रिएक्टर होता क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अप्सरा का स्थापना कब हुआ था? 1956। अप्सरा का 1956, साइरस का 1960 जो अभी कार्यरत नहीं है, जुर्लिना का 1961 ये भी फेल्यूर हो गया, पूर्णिमा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 1972, पूर्णिमा 1 कार्यरत है, 2 और 3 क्या हो गया? फेल हो गया, 2 और 3 फेल हो गया। ध्रुव 1984 जो काम कर रहा है। उसके बाद कामनी आया 1997, कब आया? 1997, ये भी काम है। विशाखापत्तनम 2011 में आया, अब ये क्या है? बन रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। तो अप्सरा, भारत के अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुआ? 1956 में, साइरस का 1960 में, जुर्लिना का 1961 में, दोनों का दोनों खत्म हो गया। पूर्णिमा का जो हुआ था 3 गो हुआ था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जिसमें एक वो काम कर रहा है, 1975 में स्थापना हुआ था। ध्रुव का 1984 में ये भी काम कर रहा है, कामनी 1997 ये भी काम कर रहा है, विशाखापत्तनम तो अभी बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, पावर रिएक्टर मतलब ऊर्जा रिएक्टर क्या होती है? ऊर्जा रिएक्टर, तो ऊर्जा रिएक्टर का प्रयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में करते हैं। किसमें करते हैं? बिजली उत्पादन में। ऊर्जा रिएक्टर का प्रयोग किसमें करते हैं? बिजली उत्पादन में। ये कई प्रकार के होते हैं। ऊर्जा रिएक्टर में मुख्य रूप से उष्मीय ऊर्जा का निर्माण कर उपयोग में लाया जाता है विद्युतीय ऊर्जा में। इसके अलावा उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब जो ऊर्जा रिएक्टर होता है उसको कन्वर्ट करते किसमें? ऊर्जा रिएक्टर को कन्वर्ट करते हैं यांत्रिक एनर्जी में, और यांत्रिक एनर्जी से क्या प्राप्त करता है? विद्युत ऊर्जा। क्या प्राप्त करता है? विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा रिएक्टर ये 3 गो वाला में काम करता है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर की कार्य प्रणाली क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर की कार्य प्रणाली में मुख्यतः 3 भाग सम्मिलित होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। एक है रिएक्टर नलिका, अभियंतर रिएक्टर क्रोड और नियंत्रक छड़। तो सभी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। रिएक्टर नलिका आखिर होता क्या है? तो रिएक्टर जो है एक अन्य भागों से रिएक्टर पाइप द्वारा जुड़ा होता है। तो नली में लगा स्टील का पाइप जल एवं वाष्प को अंदर एवं बाहर संवाहित करती है। यह जो नलिका की मोटाई 15 सेंटीमीटर होती है, यह इस्पात की बनी होती है। तो रिएक्टर नलिका क्या करता है? रिएक्टर नलिका जल एक प्रकार का पाइप है। नली का मतलब होता है पाइप। तो रिएक्टर नली एक प्रकार का पाइप है जिसमें जल और वाष्प प्रवाहित होते रहता है। यह कितना सेंटीमीटर मोटा है? तो 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। यह किस चीज का बना होता है? तो इस्पात का। किस चीज का बना होता है? तो इस्पात का। अब नेक्स्ट समझिए, नाभिक रिएक्टर क्रोड क्या है? रिएक्टर क्रोड। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्रोड में होती है। कहाँ पे होती है? क्रोड में। क्वेश्चन भी पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर की अभिक्रिया कहाँ होती है, तो कहाँ पे होती है? नाभिकीय विखंडन हमेशा कहाँ पे होगी? क्रोड पर संपन्न होती है। क्रोड पर संपन्न होती है, अर्थात क्रोड में नाभिकीय ईंधन उपस्थित होगा। क्या होगा? नाभिकीय ईंधन उपस्थित होगा। यह नली के ऊपरी और निचली पट्टिकाओं के मध्य में होता है। क्या है? नली का जो ऊपरी और निचली पट्टी में दोनों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रक छड़ कंट्रोल रॉड। तो नियंत्रक छड़ किस चीज का होता है? कैडमियम या बोरोन जैसे तत्वों से निर्मित होती है। तो परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ का इस्तेमाल करते हैं, वो किस चीज का बना होता है? तो कैडमियम। कैडमियम को सीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी। कैडमियम या बोरोन, कैडमियम या बोरोन से बना होता है। तो नियंत्रक छड़ कौन से तत्वों से बना होता है?
कैडमियम और बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन, ठीक है। ये जो है मुक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। कैडमियम क्या करता है, जो बमबारी जो होता है ना उसमें से न्यूट्रॉन निकलता है उसको पुल्हा लेता है। सुन कहाँ जा रहा है, इधर इधर इधर। तो कैडमियम जो है ना पुल्हाने में बहुत मदद करता है। तो पुल्हा को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिससे आप लोग जो है बच्चा में क्या हो जाते हैं, छिड़िया जाते हैं, रोने लगते थे, तो आपकी दादी क्या करती है, नीमचूस धरा के, फूफी धरा के, कुछ धरा के मना लेती है। उसी तरीके से कैडमियमो क्या करता है, न्यूट्रॉन को पुल्हा लेता है। रो मत, चुपचाप रहो, किधर काट लेगा, चुपचाप रहो, इधर इधर। तो कैडमियम क्या किया, पुल्हा लिया, ठीक है। इसी तरीके से करता है, जिससे क्या होगा, रिएक्शन जो होगा कंट्रोल हो जाता है। नियंत्रक क्षारों के प्रयोग से श्रृंखला अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, तथा उसे हटा देने पर श्रृंखला अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया विधि के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों पर आधारित होती है, जैसे न्यूट्रॉन, मंदक, प्रशीतक। न्यूट्रॉन, मंदक और प्रशीतक तीनों के बारे में अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन के बाद जो होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मंदक का। तो नाभिकीय विखंडन के बाद न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक, मानी मंद मतलब मंद 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 मतलब हल्का करने के लिए, रोकने के लिए मंदक का उपयोग करते हैं। किसके गति को, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किसका उपयोग, मंदक का उपयोग करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। इसके बाद जैसे है भारी जल, क्या है, भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड भी प्रयुक्त होता है, जिसे न्यूट्रॉन मंदक कहते हैं। मतलब न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसको बोल सकते हैं, तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में आप कह सकते हैं भारी जल। क्या है, भारी जल, भारी जल, ग्रेफाइट, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड को भी बोलते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, ये तीनों चीजें न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य करती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से रखेंगे। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 के मिश्रण में श्रृंखला अभिक्रिया उत्पन्न करने के लिए मंद गति वाले न्यूट्रॉन आवश्यक होती है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रशीतक का प्रयोग क्लोराइड को द्रवित होने से बचाने के लिए एवं वाष्प निर्मित करने के लिए करते हैं। इसके लिए जल एवं CO2 का प्रयोग करते हैं। तो प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक यहाँ पे लिख देते हैं, प्रशीतक के रूप में किसका यूज करते हैं, तो करते हैं CO2। किसका यूज करते हैं, CO2 एवं जल, CO2 एवं जल का प्रयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, जिससे प्रशीतक न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है बल्कि ऊष्मा का संवहन करता है। तो प्रशीतक के रूप में CO2, मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट, और पुल्हाने का जो काम करता है कौन करता है, कैडमियम की क्षय करता है। अब जो है संरचना के आधार पर रिएक्टर के प्रकार है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि क्वाथन रिएक्टर क्या है। क्वाथन रिएक्टर, इसका डिजाइन अमेरिका के इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किया गया था। यह कंपनी इस पर पेटेंट है, क्या है, इस पर कंपनी का पेटेंट है। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर जो अप्सरा है, जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था, एवं पहला पावर रिएक्टर तारापुर है। क्या है, पावर रिएक्टर तारापुर, पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा। तारापुर परमाणु भट्टी का निर्माण कब हुआ था, 1969 में। इस प्रकार के डिजाइन में यूरेनियम के एक बॉक्स में बंद करके पानी के टैंक के अंदर लटका देते हैं, जिससे पानी गर्म होता है और वाष्प निर्मित करता है। वाष्प को टरबाइन पर डालते हैं, जिससे बिजली बनती है। अगला है फुकुशिमा आपदा, जो जापान में वर्ष 2011 में हुई थी, उसमें BWR प्रकार का रिएक्टर ही प्रयुक्त हुआ था। इसमें रिएक्टर के टूटने के कारण उसमें पानी भर गया और उत्सर्जन 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। इस स्थिति के बाद भी भारत में BWR प्रकार का विरोध प्रारंभ हो गया है। तो BWR का विरोध करना चाहिए। क्वाथन जल रिएक्टर मतलब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो अगला है संपीड़ित भारित रिएक्टर, इसको नहीं पढ़ना है, इसे कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है।
तो आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा। संलयन क्या हुआ, विखंडन क्या हुआ, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपका फिजिक्स खत्म हो गया, ओवरऑल आपका खत्म हो गया है। एक रिसर्च वाले चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट कराएंगे किसी वीडियो में। कल से स्टार्ट होगा आपका बायोलॉजी। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। उसमें कन्फ्यूजन रहता है तो आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।